नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आज आपका। आज लगने जा रहा है दिखने वाला साल का पहला और आखिरी चंद्र ग्रहण। किसको मिलेगा कष्ट, किसकी चमकेगी किस्मत। समय रहते ही हो जाएं सावधान, करें चंद्र ग्रहण के महा उपाय। जी हाँ, देश में दिखने वाला साल का पहला और आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण किस समय लगने वाला है, चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब लगेगा, ये ग्रहण देश, दुनिया और समाज के लिए शुभ रहेगा या अशुभ, ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशि वालों पर कैसा रहने वाला है, साथ ही ग्रहण काल के दौरान और ग्रहण के बाद आपको कौन सी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, ये तमाम जानकारी आज देंगे पंडित जी आप सभी को। तो कहीं मत जाइए और चंद्र ग्रहण पर देखिए कालचक्र की एक खास पेशकश। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार है। आज फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि शाम 5:07 तक है। इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। सुबह 7:31 के बाद से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो चुका है। सुकर्मा योग सुबह 10:25 तक, इसके बाद धृति योग शुरू होगा। आज चंद्र ग्रहण लगेगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल मंगलवार होने के नाते रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और यमगंड काल सुबह 9:39 से सुबह 11:06 तक। गुलिक काल दोपहर 12:33 से दोपहर 2 बजे तक। इन समयों में किसी शुभ कार्य का शुभारंभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। साल के पहले चंद्र ग्रहण की टाइमिंग क्या रहेगी, सूतक काल कब से लगेगा और ग्रहण के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। पंडित जी, चंद्र ग्रहण की टाइमिंग सबको ये एक दुविधा है, आप इस कंफ्यूजन को दूर। देखिए, आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। ये चंद्र ग्रहण कुल 3 घंटे 25 मिनट का है। चंद्र ग्रहण दोपहर 3:21 से शाम 6:46 तक रहेगा। लेकिन भारत में ये चंद्र ग्रहण सिर्फ 20 मिनट 28 सेकंड दिखाई देगा, क्योंकि भारत में जब चंद्रमा उदय हो रहा होगा तब वो ग्रस्तोदित होगा, ग्रहण अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा होगा। समझ रहे हैं ना? तो इसी कारण से इस साल कुछ लोग जो सामर्थ्यवान हैं वो 12 घंटे का सूतक माने, और जो लोग बीमार हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, गर्भिणी महिला हैं, उन्हें सिर्फ ग्रहण काल का सूतक मान लेने में भी कोई दोष नहीं होगा। और काशी के ऋषिकेश पंचांग ने अपने पेज संख्या 2 पर लिखा है कि ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण होने के नाते देवताओं के मंदिर के कपाट केवल ग्रहण काल में ही बंद रहेंगे, बाकी पूजा पाठ का कार्यक्रम चालू रहेगा। ऐसा ऋषिकेश पंचांग के पृष्ठ संख्या 2 पर लिखा हुआ है। अगर आपको देखना हो तो देख लीजिए, क्योंकि ये भारत का एक मान्य पंचांग है, और चूंकि काशी से इसका प्रकाशन होता है, काशी विद्वत परिषद वहां पर उपस्थित है, इसलिए उसको न मानने का भी कोई औचित्य नहीं है। अब ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां और उपाय के बारे में बात करूंगा। सूतक लगते ही मंदिरों और धार्मिक स्थलों के कपाट वैसे बंद हो जाते हैं, लेकिन इस साल जो लिखा हुआ है कि सूतक काल अर्थात जब ग्रहण ग्रस्तोदित ग्रहण दिखाई दे उस समय मूर्ति पूजा, स्पर्श पूजा पाठ ये नियम नहीं करने हैं। कुछ कुछ मंदिर सूतक में 12 घंटे पहले भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि विचारों में एकरूपता नहीं है। अगर निर्णय सिंधु की बात देखी जाए तो निर्णय सिंधु यही कहता है कि ग्रहण अगर शुरू हो रहा है आपके यहाँ तो सूतक 12 घंटे से पहले होगा, लेकिन अगर ग्रस्तोदित ग्रहण है आपके यहाँ, पहले से ग्रस्त हुआ आ रहा है और मोक्ष की तरफ निकल रहा है, तो सूतक 12 घंटे मानने का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन
नहीं होता है। इस समय जिस समय ग्रहण लगेगा उस समय मानसिक पाठ बैठ करके अपने घर में करना चाहिए, मानस पूजा करनी चाहिए, किसी मंत्र का या किसी विशेष अपने इष्ट देव के मंत्र का मानसिक जप किया जाता है। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए और स्नान करने के बाद अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। वैसे तो हिंदुस्तान में कहा गया है, प्रजा का नहान राजा का दान। प्रजा केवल स्नान कर ले उतने से मुक्ति मिल जाती है और राजा जब तक दान न करे तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो यदि आप अपने को राजा समझते हैं, यदि आप अपने को सामर्थ्यवान समझते हैं तो आपको दान करना चाहिए। यदि आप अपने को सामर्थ्यवान नहीं समझते, अपनी ही जिंदगी चलाने में परेशान हो रहे हैं, तो नहाना भी आपके लिए पुण्य का कार्य होगा। चंद्र ग्रहण का संबंध सीधे मन से होता है, भावनाओं से होता है, मानसिक स्थिति से होता है। इसलिए ये घटना न सिर्फ खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसका गहरा प्रभाव सभी पर पड़ने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशि अनुसार इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशियों पर क्या कुछ असर पड़ेगा वो बात करें। इससे पहले पंडित जी, चंद्र ग्रहण जो ये पड़ रहा है ये तो एक दुर्लभ संयोग भी माना जा रहा है, तो क्या इसे एक नेगेटिव दिशा में ही देखा जाए या फिर इसे एक पॉजिटिविटी की तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ संयोग है, सदी का पहला चंद्र ग्रहण है, तो हो सकता है कि ये एक अच्छा जो दशा और दिशा है वो भी तय करे आने वाले वक्त। देखो दिव्या, ऐसा है, यह एक प्राकृतिक घटना है, यह एक प्राकृतिक घटना है, इसलिए इसके साथ बहुत संयोग और बहुत दुर्योग जोड़ना दोनों गलत बातें हैं। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसे अपने आप घटना ही है। अब रही बात ये कि ज्योतिष के मनीषियों ने एक रिसर्च किया है कि जिस राशि पर ग्रहण लगता है उस राशि पर क्या इम्पैक्ट होगा, उससे दूसरी राशि कैसे प्रभावित होगी, उससे तीसरी राशि का क्या होगा, उससे चौथी राशि का क्या होगा। तो जब भी कोई ग्रहण लगता है तो 4 राशियों का तो भाग्योदय करा देता है और 4 राशियों के लिए न उन्नति न अवनति कराता है और 4 राशि वालों के लिए कष्टकारी होता है। ठीक है ना। तो न सबके लिए ये वरदान है और न सबके लिए ये अभिशाप है। हर उत्थान में, मेरे सभी दर्शक इस लाइन को नोट करें, हर उत्थान में पतन का एक बीज होता है। यदि आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल रही है तो उसके अंदर एक पतन का बीज है जो कभी प्रकट हो जाएगा, ये नोट कर लीजिए। और हर पतन में उत्थान की एक संभावना छिपी रहती है और यदि आपका पतन हो रहा है तो घबराइए मत, उसमें उत्थान का एक अंकुर है जो जरूर जमेगा। इसलिए दोनों परिस्थितियों में नहीं अपने को डिसबैलेंस करना चाहिए। उत्थान हो तब भी आपको समरस रहना चाहिए, पतन हो तब भी आपको धैर्य धारण करना चाहिए। हर उत्थान में पतन का बीज होता है, हर पतन में उत्थान की संभावना छिपी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए इस ग्रहण से कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो लगभग 3-3.5 घंटे का ही ग्रहण है, लेकिन देखिए परेशानी की कोई बात नहीं है। जो भी सावधानियां पंडित जी बता रहे हैं उसके अनुसार अगर आप इस चंद्र ग्रहण में वो सब बात करेंगे, वो सब चीजें करेंगे, वो सब उपाय करेंगे, वो महा उपाय करेंगे, तो आपको इस चंद्र ग्रहण का सिर्फ लाभ ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं राशियों की और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या ये ग्रहण इनके लिए शुभ होगा या अशुभ? साथ ही इन्हें ग्रहण काल में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 5वें भाव में चंद्र ग्रहण लग रहा है। कुंडली का 5वां भाव शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, क्रिएटिविटी और बुद्धिमत्ता का होता है। ये मान सम्मान से जुड़ा होता है। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अशांति आ सकती है। अहंकार बढ़ने से रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। जल्दबाजी में लिए फैसले बाद में पछतावा देंगे। चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण मानसिक तनाव रहेगा।
जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संतान की सेहत और उनकी पढ़ाई को लेकर चिंता बढ़ सकती है। रिश्ता जोड़ने या निवेश करने से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। बड़े आर्थिक फैसले लेने से बचें। चंद्र ग्रहण के समय बिल्कुल कोई खान पान की व्यवस्था ना रखें। चंद्र ग्रहण के समय हनुमान चालीसा का मानसिक पाठ करें। गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। महामृत्युंजय मंत्र 108 बार जरूर बोल लें। ये सब उपाय आपको सकारात्मक ऊर्जा देंगे। और ग्रहण के बाद स्नान करके दूध, चीनी, चावल, दही, सफ़ेद कपड़े किसी योग्य व्यक्ति को दान करें। इससे आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि की बात करें पंडित जी, उससे पहले ये मानसिक जाप का थोड़ा सा तात्पर्य हम अपने दर्शकों को जरूर समझाना चाहेंगे, क्योंकि आप अपने शो में हमेशा ही कहते हैं कि जब भी मंदिर जाओ खुलकर बोलो, तेज आवाज में बोलो, भगवान को जगाओ, लेकिन आज मानसिक पाठ क्यों? देखो, 3 प्रकार के जप होते हैं। एक जप होता है वाचिक, और एक होता है उपांशु, और एक होता है मानसिक। वाचिक जप तब होता है जब व्यक्ति साधन की पहली अवस्था में पहली सीढ़ी पर चलता है तो बोल बोल के जप करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये है वाचिक। और उपांशु है, मतलब होठ हिलते रहेंगे, शब्द बगल वाला तक नहीं सुन पाएगा। और मानसिक होता है मुंह बंद, केवल मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मानसिक इसलिए कह रहे हैं कि मानसिक जप जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा। मानसिक जप का जब अभ्यास हो जाए तो बिना जप किए भी जप होने लगता है। बिना जप किए भी जप होने लगता है। बहुत बड़ी बात है। एक दिन की बात बताऊं तुम्हें, महाशिवरात्रि थी, तो उस दिन मैंने सभी दर्शकों से एक अपील किया कि आज जो लोग हो सके, जिसकी सामर्थ्य हो सके, वो लोग 1 लाख शिव नाम का जप करें। केवल शिव 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 1 लाख जप करें। और मैं भी आप लोगों से वादा करता हूं, मैं भी 1 लाख बार करूंगा शिव शिव। ठीक है? अच्छा, प्रोग्राम के बाद मुझे कुछ जो परिचित हैं उनके फोन आने लगे कि हम लोग तो कर रहे हैं, अब बस आशीर्वाद दीजिए कि पूरा हो जाए। 1 लाख की हमने संकल्प ले लिया। हमने कहा बहुत अच्छी बात, करिए, सब लोग शुरू करिए। 10-15 लोगों का ऐसा फोन आया, वो लोग शुरू भी कर दिए और मैंने भी शुरू कर दिया। तुम विश्वास करो, 1 घंटे में कम से कम 4 बार ऐसे होता था कि चल रहा है शिव शिव, आने लग रहा है सीताराम सीताराम सीताराम, फिर सावधान होते थे, फिर शिव शिव पे आते थे, फिर मतलब सीताराम सीताराम चलने लग, क्योंकि अभ्यास सीताराम का है। तो है तो भगवान के नहीं, सुनो ना, अभ्यास सीताराम का है तो अभ्यास अपने आप से आता है ना। मानसिक का स्थिति यह है कि मानसिक जो है वो अपने आप आता है। तो जैसे शिव 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 कर रहे हैं और जरा सा दिमाग इधर उधर हुआ, सीताराम 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 आ गया। तो ये भी होता है। मानसिक का मतलब होता है कि यदि आपका किसी चीज का मानसिक संकल्प हो गया तो आप चाहे या ना चाहें वो अपने आप अनावृत चलता रहेगा। इसलिए मानसिक की बात कही जाती है कि हमारी जो एक मतलब कि शरीर की जो मन की स्थिति है वो उसमें तदाकार हो जाती है। मानसिक जप में तदाकार हो जाती है और उससे एक दिन ऐसी स्थिति बनती है कि शरीर का रोम रोम उस मतलब कि नाम जप को बोलने लगता है। महाराष्ट्र में नामदेव की एक शिष्या थी, जनाबाई नाम था। वो 8 साल की कन्या थी सिर्फ, जब उनके सेवा में आई। जब वो लगभग उनकी सेवा में लगी रहती थी, जब वो 12 साल की हुई तो एक दिन एक महिला से उसका झगड़ा हुआ, पड़ोसन से। तो उसने कहा तूने मेरे कंडे चुरा लिए हैं, उपले चुरा लिए हैं। तो महिला ने कहा नहीं चुराई हूं। अरे कैसे नहीं चुराई है? और कबीरदास को किसी ने बता दिया था कि महाराष्ट्र में एक महिला है जो अपने हाथ से उपले पाथती है तो उस उपले से जो है विट्ठल विट्ठल की आवाज निकलती है। तो कबीरदास जी जल्दी किसी चीज पर विश्वास करने वाले तो थे नहीं, वो निरंकारी को मानने वाले थे। वो पहुंच गए महाराष्ट्र। तो उन्होंने पूछा जनाबाई कौन है? तो उसने हाँ मैं ही तो हूं। अच्छा तुम झगड़ा क्यों कर रही हो? इसने मेरे उपले चुरा लिए हैं। तो ठीक है, उपले चुरा लिए, दे दो भाई इसके उपले। हाँ मैं तो दे रही हूँ, ये ले नहीं रही है।
मैं तेरे क्यों लूंगी, मैं तो अपने लूंगी। तो कैसे अपने लोगी? जिसमें विट्ठल विट्ठल की आवाज आती होगी वो मेरी है। तो कबीरदास ने कहा क्या उपले में विट्ठल विट्ठल की आवाज आएगी? कहन हाँ। और एक उपला उठा के सुन करके जनाबाई ने उनको दिया तो कान पे लगाया तो विट्ठल 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 की आवाज चल रही है। नाम जप का ये असर होता है। जनाबाई का नाम जप ऐसा था ऐसा था ऐसा था कि उसके हाथ से गोबर का स्पर्श होने पर गोबर में भी विट्ठल नाम आता था। बहुत सुंदर। ठीक है। और जनाबाई के विट्ठल जी के गहने चोरी का आरोप लग गया और उसको राजा के पास ले जाया गया। राजा ने कहा हाँ सेवा में यही रहती है, यही हार चुराई होगी, इसको फांसी की सजा दी जाती है। कृष्णा नदी के किनारे फांसी का फंदा उंदा बना के लटका दिया गया। अब वो पायल ओयल पहन के नाच रही है, कब मरूंगी, कब अपने प्यारे से मिलूंगी, कब मरूंगी, कब अपने भगवान से मिलूंगी, जाके चिपट जाऊंगी, गले से लग जाऊंगी, पैरों में गिर जाऊंगी। अब खूब नाच रहे, हे भगवान कब सुबह हो, कब फांसी हो, कब सुबह हो, कब फांसी हो। नाच रही है। फांसी का फंदा लगा और सब लोग पीछे पीछे, वो आगे आगे दौड़ के जा रही है फांसी के फंदे के पास। सैनिक बता रहे हैं कि फांसी का फंदा है, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे गले में डालो। और ज्यों ही उसने फांसी का फंदा दोनों हाथों से पकड़ा, त्यों ही फांसी का फंदा मोम की तरह आकर के गिर गया जमीन पर। सारी रस्सी मोम की होकर के पिघल करके नीचे आ गई। सारे सैनिक, सारे राज दरबारी देखते रह गए और सब जनाबाई के चरणों में गिर करके जो है अपनी माफी मांगे। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभु का जब नाम जब चलेगा तो प्रभु की लीला हर जगह दिखाई देगी। और अगर नाम जब हर समय चल रहा है आपके अंदर तो फांसी का फंदा क्या, यमराज का भी फंदा टूट जाएगा। इसलिए मैं अपने दर्शकों से बार बार कहता हूं कि जिंदगी का एक एक मिनट आपको मृत्यु के नजदीक ले जा रहा है। और हर काम करो ना, खा रहे हो, जितना निवाला खा रहे हो उतनी बार सीताराम बोल दो क्या जाता है आपका, उतनी बार राधा बोल दो क्या जाता है आपका, उतनी बार शिव शिव बोल दो क्या जाता है आपका। पानी जितने घूंट पी रहे हो सीताराम बोल दो क्या जाता है आपका। चाय पी रहे हो, चाय पीते हुए शिव शिव कर दो क्या जाता है आपका। लेकिन इससे ये जरूर होगा, देखिए मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि आप उद्योगपति बन जाएंगे, आप बहुत बड़े धनवान बन जाएंगे, आप अमीर बन जाएंगे, लेकिन ये दावा जरूर करता हूं कि आप धैर्यवान बन जाएंगे। आप जिंदगी जीना जान जाएंगे कि जिंदगी कैसे जी जाती है, इसका सलीका आपको पता चल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि कालचक्र नंबर 1 शो है, क्योंकि इतना सुंदर वृतांत, इस तरह की रोचक कहानियां सिर्फ पंडित जी के माध्यम से ही आप सुन सकते हैं। आगे पंडित जी ये भी बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के वक्त उसके प्रकोप से आप बच सकें तो आज कौन सा नाम जप करें। लेकिन चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। आज लगने वाले चंद्र ग्रहण का साया वृषभ राशि वालों पर कैसा असर डालेगा, ग्रहण के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव होंगे, साथ ही ग्रहण काल में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए वृषभ राशि के जातकों को कहूं, आज लगने वाला चंद्र ग्रहण जो है वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके सुख भाव पर, माने चतुर्थ भाव पर लगने वाला है। कुंडली का चौथा भाव माता, परिवार, भूमि, भवन, वाहन और मानसिक स्थिरता और सुख से जुड़ा होता है। चौथे भाव पर चंद्र ग्रहण लगने से परिवार का माहौल प्रभावित होगा, पुराने मुद्दे दोबारा सामने आकर कलेश बढ़ा सकते हैं, मन में असंतोष या असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है, माँ से कुछ समय के लिए भावनात्मक दूरी महसूस कर सकते हैं, माँ की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। घर बदलने या घर में कोई बड़ा बदलाव करने की योजना बन सकती है। ग्रहण के कारण मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। संपत्ति विवाद में ना उलझें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें वरना कलेश होगा। चंद्र ग्रहण के समय श्री सूक्तम का मानसिक पाठ करें, ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करें। ग्रहण के बाद दूध या चावल का दान करें। एक बात वृषभ राशि के जातकों को बताऊं, अगर आपकी नौकरी नहीं है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर आपका घर खर्चा चलाने के लिए भी आपको दिमागी ताकत लगानी पड़ रही है तो आज मेरा एक उपाय कर लो। महालक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम, और अभी कार्यक्रम देखने के बाद तुरंत आप काउंटर पर या माला पर श्रीम श्रीम का 1 लाख जप करिए आज, और कल से अपनी परिस्थिति देखिए। श्रीम 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 महालक्ष्मी का ध्यान करके 1 लाख जप करिए और कल से अपनी परिस्थिति देखिए।
कल से देखिए कि आपके जीवन में कैसे उजाला होता है, कल से देखिए कैसे नए नए मतलब कि आपके लिए रास्ते खुलते हैं, और बहुत शीघ्र 15 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी कैसे बदलती हुई नजर आती है। लेकिन आज आप कोई दुनियादारी का काम नहीं करेंगे। आज आप केवल बैठ करके और पूरे दिन केवल जल पी करके, फल खा करके और श्रीम 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 इस मंत्र का जप करेंगे और 1 लाख की संख्या तक करेंगे। परिणाम कल से ही आप देख लीजिएगा। और उसके बाद 21,600 श्रीम मंत्र का रोज अभ्यास करिएगा। 100 दिनों तक ये उपाय करिएगा। जिंदगी में अभाव, संकट और किसी के सामने हाथ फैलाने की स्थिति समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। ये एकदम अनुभव किया हुआ और आजमाया हुआ उपाय है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ओम श्रीम श्रीम का जप करिए और देखिए फिर इस जादुई मंत्र का असर। तो चलिए बात करें मिथुन राशि की। इससे पहले कालचक्र के नियमित दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी से अजीत जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, जय मां विंध्यवासिनी भैया। हाँ पंडित जी, मैं अजीत वाराणसी से बोल रहा हूँ जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1989 जी। पंडित जी, मेरी अभी शादी नहीं हुई है और शादी मैं चाहता हूँ कब तक होगी। और मैं काम करता हूँ एसी रेफ्रिजरेशन का, और उसमें भाग्य मेरा उतना साथ नहीं दे रहा है। मैं पैसा कमाता हूँ लेकिन पैसा कमाने से बचता नहीं, एकदम पैसा बचता नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि मेरा घर है, घर में शेर मुखा घर है और दक्षिण मुखी घर है, जिसके चलते मैंने दिखवाया था कई लोगों से, वास्तु वालों से। उनका कहना है कि ये दक्षिण मुखी घर है, इसकी वजह से आपके घर में पैसा नहीं बचेगा और कलेश हमेशा रहेगा। देखिए, ऐसा है कि दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर 4 दिशाएं होती हैं, तो चारों दिशाओं में घर का दरवाजा होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं दक्षिण को भी बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ध्रुवम च धान्यम जयम च नंदम खरं चकांतं च मनोरमं च, दक्षिण मुख द्वार नंद नामक गृह होता है, अगर उसको सही ढंग से बनाया जाए तो। इसलिए मैं दक्षिण द्वार को भी बुरा नहीं मानता हूँ। ये केवल एक दिमाग का मिथक है कि दक्षिण द्वार है तो बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बघमुख घर जो होता है वो दुर्भाग्य को बढ़ाता है। आगे चौड़ा हो, पीछे पतला हो, इस घर को बघमुख कहते हैं, शेरमुख कहते हैं। इस घर में रहने वाले लोग हर समय आपत्ति विपत्ति से ग्रसित रहते हैं। अभाव और तनाव में ऐसे लोगों का जीवन व्यतीत होता है। ऐसे घरों में उत्सव और खुशहाली बहुत कम आती है। ऐसे आवास को त्याग देना चाहिए और ऐसे आवास का विकल्प बनाना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए अभी भी आपके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का रोज सुबह पाठ करिए, और चूंकि आप बनारस में रहते हैं और बनारस में रहने वाले के सामने समस्या हो तो ये भी एक काफी प्रश्न चिन्ह की बात है। वहां संकट मोचन मंदिर है जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित है, और अगर संकट मोचन मंदिर के परिसर में बैठ करके आप ज्यादा नहीं हर मंगलवार को 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। एकदम प्रातः काल चले जाइए और 3 घंटे में 100 पाठ सुना करके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के चले आइए। तो बेटा विश्वास करो अजीत, 7 मंगलवार में तुम्हारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हारी बचत होने लगेगी और तुम जो काम करोगे उसमें बरकत होने लगेगी। लेकिन वही है, जल बिच मीन पियासी, मतलब पानी के बीच में मछली प्यासी हो, काशी में रह करके और आप मतलब परेशान हैं। अरे काशी में तो जीव जंतु भी मरते हैं तो मुक्ति मिलती है, काशी वास के लिए लोग तरसते हैं। तो आप सुंदरकांड का हनुमान चालीसा का 100 पाठ 7 मंगलवार संकट मोचन मंदिर में करिए और अपनी जिंदगी को बदल डालिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण मिथुन राशि वालों को सुख देगा या दुख? क्या साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इनके लिए खुशियां लेकर आ रहा है? आइए जानते हैं पंडित जी से। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आज लगने वाला चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के जातकों के तीसरे भाव पर लग रहा है।
तीसरे भाव में लग रहा है। कुंडली में तीसरा भाव साहस का, आत्मविश्वास का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, कम्युनिकेशन का, छोटी यात्राओं का। तो तीसरे भाव में चंद्रग्रहण लगने से संवाद और निर्णय क्षमता प्रभावित होगी। संवाद और निर्णय क्षमता प्रभावित होगी। गलत या अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है। गलत फहमियां बढ़ सकती हैं। भाई बहन के साथ विचारों का मतभेद या टकराव हो सकता है। बातचीत करने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। आपको बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। छोटी यात्राओं में बदलाव, रुकावट, देरी की संभावना है। चंद्रग्रहण के कारण व्यर्थ में बहस न करें। शब्दों का सही चयन करके ही किसी से बात करें। दूसरों की बुराई करने से बचें। महत्वपूर्ण दस्तावेज पर बहुत ध्यान से हस्ताक्षर करें। चंद्रग्रहण के समय अपने इष्ट देव का मानसिक स्मरण, पूजन, अर्चन करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। क्या ग्रहण के कारण इनका तनाव बढ़ेगा? क्या ग्रहण के कारण इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? आइए जानते हैं। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण कर्क राशि वालों के दूसरे भाव पर लग रहा है। कुंडली में जो दूसरा भाव होता है वो धन का होता है, सेविंग्स का होता है, वाणी का होता है, परिवार का होता है और खान पान का होता है और बुद्धि का भी स्थान होता है। तो आज लगने वाला चंद्र ग्रहण आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। संचित जमा पूंजी खर्च हो सकती है। इसलिए किसी बड़े निवेश को टालना आपके लिए बेहतर होगा। आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ने से बेवजह के विवाद हो सकते हैं। परिवार में पुराने विवाद उठ सकते हैं। आंख, गला, पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए खान पान की अनियमितता से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बिना सोचे समझे कहीं 1 रुपया ना लगाएं। बोलने से पहले 2 बार सोचें। चंद्र ग्रहण के दिन कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला आज न लें। चंद्र ग्रहण के समय भगवान शिव, राहु और चंद्रमा के मंत्रों का जितना संभव हो सके उतना जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज देश में दिखने वाला साल का पहला और आखिरी चंद्र ग्रहण आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ? आपको फायदा पहुंचाएगा या नुकसान? यही सब पंडित जी आपको आज राशि अनुसार बता रहे हैं कालचक्र के माध्यम से। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण सिंह राशि वालों पर ही लग रहा है। ऐसे में इन राशि वालों पर इस ग्रहण का अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा? आइए जानते हैं। आज सिंह राशि पर ही चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कुंडली में लग्न यानी पहला भाव व्यक्तित्व, सेहत, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और जीवन की दशा को दर्शाता है। आपके लग्न में ग्रहण लगने से मानसिक और भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। अचानक और बिना सोचे समझे आप बड़ा फैसला ले सकते हैं। असमंजस में रहेंगे और आपके मन में किसी तरह का बोझ पूरे समय बना रहेगा। आपको बहुत तनाव महसूस हो सकता है। ग्रहण के दौरान आपका मान सम्मान भी प्रभावित हो सकता है। सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, लेकिन जीवन में कुछ नए बदलाव भी आ सकते हैं। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद ना रखें, वरना निराश ही होंगे। क्रोध में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। घमंड ना करें। किसी भी तरह के विवाद से बचें। अपने डॉक्टर खुद ना बने और लापरवाही से बचें। चंद्र ग्रहण के समय आदित्य हृदय स्त्रोत का मानसिक पाठ करें। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके लिए विशेष क्या करना है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे कोई लोग पूरे 12 घंटे का सूतक मान रहे हैं, लेकिन उचित इस बार ये है कि चूंकि ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है ना, तो जब 6:20 से 6:48 तक ही ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, तो अगर उतने समय में भी सूतक मान करके उस समय में खाना न बनाएं, खाना न खाएं, सोएं नहीं, केवल पूजा पाठ करें, तो ये ज़्यादा उचित होगा। तो कहने का आशय हमारी ये है कि यदि आप सिंह राशि के जातक हैं
और आज आपको समय मिल रहा है तो आज आपको ओम सोम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय का कम से कम 24 मिनट जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय कहेंगे तो भगवान शिव के भाल पर चंद्रमा रहता है, वो अपने आप सध जाएगा। ओम सोम सोमाय कहेंगे तो ये चंद्रमा का मंत्र है, चंद्रमा पर ग्रहण है, इससे चंद्रमा को ताकत मिलेगी, चंद्रमा इससे सध जाएगा। इन दोनों उपायों में कोई उपाय अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर ग्रहण का रत्ती भर असर नहीं पड़ेगा। ये बात अलग है, कुछ लोग समाज को दुख देने के लिए ही पैदा होते हैं और समाज में भय पैदा करने के लिए ही होते हैं। ये भयानक लोग हैं जो समाज में भय पैदा करने के लिए ही होते। अरे ग्रहण में ये हो जाएगा, अरे ग्रहण में वो हो जाएगा, अरे ऐसे नाश हो जाएगा, ये मत कर लेना नहीं तो ऐसे प्रलय हो जाएगा। मतलब क्या इसका आशय क्या है? क्यों इतना भयभीत करते हैं जनमानस को? हर आदमी में भगवान है, अपनी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए और हम अपने भगवान को ही डरा रहे हैं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। ये सूर्य को किसने बनाया? ये चंद्रमा को किसने बनाया? ये मेरे प्रभु ने ही बनाया है। और मेरे प्रभु के बनाए हुए सूर्य और चंद्रमा मेरा ही नुकसान कर पाएंगे क्या? अगर मेरी शरणागति हमारे भगवान की है तो ये सूर्य और चंद्रमा हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे क्या? अगर हम भगवान की शरणागति में हैं, हमें क्यों पैनिक में होना चाहिए, क्यों डर में होना चाहिए? जो डर में होने का समय है उसको भगवान के भजन में लगा दो, उसको भगवान के स्मरण में लगा दो, भगवान के चिंतन में लगा दो। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, भगवान श्री कृष्ण को अपने मन मस्तिष्क में याद करिए, भगवान शिव को याद करिए। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरव जव चाहत उजियार। अगर भीतर बाहर उजाला चाहते हो तो राम नाम का मणि दीप बना करके रख लो ना जीभ पर। जिहवा सापिन बदन बिल जे न जपै हरि नाम, जाको प्रिय न राम तासु विधाता बाम। और ग्रहण लगे या ना लगे, लेकिन यदि आप पाप कर्म करेंगे, ईश्वर से विमुख होकर के कर्म करेंगे तो ग्रहण लगे या ना लगे तब भी आपको दुख कष्ट परेशानी भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। जो भी कर्म आज आप कर रहे हैं अच्छा बुरा, उसका परिणाम जरूर मिलेगा, यही है कर्मा। इस बात में कोई संशय नहीं है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, कर्म जो आपसे किसी तरह से एक बार हुआ है वो कर्म जरूर आपके जीवन में परिणाम देगा। इसलिए दूसरे किसी के साथ, किसी जीव जंतु के साथ, किसी मनुष्य के साथ जैसा भी आप कर्म करेंगे उसका रिएक्शन आपके जीवन में होगा होगा होगा। इसलिए सोच समझ करके जीवन जीना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो न डरिए, न चिंता करिए और न कोई भय करिए। चंद्र ग्रहण जो है वो महज एक प्राकृतिक घटना है जो घटित हो रही है। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण कन्या राशि वालों को सुख देगा या दुख? क्या ये चंद्र ग्रहण इनके लिए खुशियां लेकर आ रहा है? आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज 12वें भाव पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कुंडली में 12वां भाव खर्च, हानि, विदेश यात्रा, अस्पताल, न्यायालय, मानसिक तनाव, एकांत, अध्यात्म को दर्शाता है। चंद्र ग्रहण के कारण कन्या राशि वालों की बचत प्रभावित होगी। अचानक कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की सेहत पर भी खर्च हो सकता है। मानसिक रूप से बेचैनी महसूस होगी। नींद प्रभावित होगी। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, सावधान रहें। ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसने से बचें। नौकरी बदलना चाहते हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय आपके विरोधियों और प्रतियोगियों से आपको सतर्क रहना होगा। धर्म कर्म की तरफ आपकी रुचि बहुत बढ़ जाएगी। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें। अपनी योजनाओं को सार्वजनिक करने से बचें। कार्यक्षेत्र और कारोबार में ज़्यादा सतर्क रहें।
चंद्र ग्रहण के समय गणेश चालीसा का मानसिक पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि की बात करें उससे पहले पंडित जी एक छोटा सा सवाल, हालांकि कई बार आप जवाब भी दे चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से अपने दर्शकों को एक बार फिर से समझा दें कि लगभग 3:20 पर दोपहर के वक्त चंद्रग्रहण की शुरुआत होगी और शाम 6:40 तक ये चंद्रग्रहण चलेगा। तो 6:40 पर जब चंद्रमा का उदय होगा तो वो ग्रहण से 6:20 पर जब चंद्रमा का उदय होगा तो वो ग्रहण से ग्रसित होगा। तो सवाल यह है कि क्या भारत में मात्र 20 मिनट के लिए ही सूतक होगा? 28 मिनट के लिए, सिर्फ 28 मिनट। तो ये 28 मिनट की क्या सावधानी होनी चाहिए? ना तो खाना बनाना चाहिए, अच्छा, ना तो शयन करना चाहिए, ना तो कोई सांसारिक काम करना चाहिए, केवल ध्यान लगाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। दिव्या, एक बात जानती हो, ग्रहण चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ठीक है, और चाहे दिवाली की रात हो, ये अन्य सामान्य दिनों से क्या डिफरेंट में है, इसके बारे में समझो। चंद्रमा को कष्ट होता है ना कहीं? ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को कोई कष्ट वष्ट नहीं होता है। अच्छा। ये हमारी मानसिकता है। देखो, जब दिवाली होती है तो सूर्य और चंद्रमा जब 12.5 डिग्री के अंतर पर होते हैं, चंद्रमा 12.5 डिग्री सूर्य से पीछे होता है, तो उसी समय अमावस्या शुरू हो जाती है। और जब चंद्रमा सूर्य के बराबर अंश पर आ जाता है तो दिवाली समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा एक कक्षा में हो गए तो क्या हुई? दिवाली। दिवाली के रात में आपने भी सुना होगा कि आज मंत्र सिद्ध करना चाहिए, आज पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, आज धर्म कर्म करना चाहिए, आज 12 बजे रात सिंह लग्न में पूजा करनी चाहिए। सुना है ना? अच्छा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में भी आप सुने होंगे कि इस समय मंत्र सिद्ध किया जाता है, इस समय पूजा पाठ किया जाता है, इस समय धर्म कर्म किया जाता है। आखिर क्यों? इसलिए कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य और चंद्रमा परस्पर सातवें होते हैं और एक के साथ राहु होता है, एक के साथ केतु होता है। जैसे इस समय चंद्र ग्रहण हुआ है तो चंद्रमा के साथ केतु है, सूर्य के साथ राहु है, तब ये चंद्र ग्रहण हुआ है, ठीक है ना। तो कहने का आशय यह है, इसी तरह से जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा, सूर्य और उसके साथ राहु, उसके सप्तम में केतु या उसके साथ केतु सप्तम में राहु, ऐसा योग बनता है। कुल मिलाकर के सूर्य चंद्रमा का योग है ना जी। तो ये मेरे शरीर में सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है? सूर्य हमारी दाहिनी नाक से निकलने वाली हवा का प्रतिनिधित्व करता है और चंद्रमा बाईं नाक से निकलने वाली हवा का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोनों जब एक हो जाते हैं, कभी एक तो होते नहीं, कभी बाईं नाक से सांस निकलता है, कभी दाहिनी नाक से सांस निकलता है ना। अच्छा, कुछ ऐसे भी बुद्धिमान हमारे देश में पड़े हैं जिनसे पूछे तो कहेंगे मेरे तो दोनों नाक से सांस निकलती है। इसलिए कभी उन्होंने आज तक जानने की कोशिश ही नहीं की कि बाएं से निकलता है कि दाहिने से निकलता है या एक कब ट्रांसफर होता है, ठीक है। कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि जानेंगे तो अध्यात्म का विषय है, गहराइयों में जाना पड़ेगा कि कब बाएं से निकल रही है, कब दाहिने से निकल रही है, कब छोटी निकल रही है, कब बड़ी निकल रही है। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ या परस्पर सातवें हो जाते हैं तो दोनों नाक से एक साथ सांस निकलती है, उसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। उसको क्या कहते हैं? सुषुम्ना नाड़ी। और सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान किया जाए तो समाधि में पहुंच जाता है, सुषुम्ना नाड़ी में आशीर्वाद दिया जाए तो तुरंत फलित हो जाता है, श्राप दिया जाए तो तुरंत फलित हो जाता है, ठीक है। और ध्यान किया जाए तो समाधि लग जाती है, मंत्र किया जाए तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह तो भारत में, संपूर्ण भारत में 6:20 से 6:48 के बीच सभी भारतीय स्त्री पुरुष बाल वृद्ध की सुषुम्ना नाड़ी 4 मिनट के लिए चलेगी। अब आप 20 मिनट जाल बिछाकर बैठे रहिए, वो 4 मिनट कब फंस जाएगा आपको आनंद आ जाएगा। इसलिए चंद्र ग्रहण में साधना आवश्यक होती है, ठीक है। इसलिए चंद्र ग्रहण में साधना आवश्यक होती है, क्योंकि इस सुषुम्ना को पाने के लिए योगी जति काफी प्रयास करते हैं और जो लोग अपनी सुषुम्ना को स्वयं से चला लेते हैं वो सिद्ध महायोगी हैं। ऐसे लोग ही देखो, सुषुम्ना नाड़ी 3 परिस्थितियों में चलती है।
एक तो ये ब्रह्म मुहूर्त में चलती है, दूसरे मध्याह्न 11:15 से 12:15 के बीच, और एक गोधूली काल में सूर्यास्त से 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद, एक मध्य रात्रि में 11:15 से 12:15 के बीच। 4 बार सुषुम्ना अपने आप से चलती है। बाकी समय में सुषुम्ना जो चलती है, अत्यधिक प्रसन्नता से अगर आप सराबोर हो जाइए तो सुषुम्ना चल जाएगी, और अत्यधिक क्रोध में आप आ जाइए तो सुषुम्ना चल जाएगी। जब देवता किसी को वरदान देते थे तो अत्यधिक प्रसन्न होते थे, तो वरदान के लिए उनकी सुषुम्ना चलती थी, इसी कारण वो वरदान दे पाते थे। और जब किसी के ऊपर कुपित होकर कोई ऋषि मुनि श्राप देते थे, तो जब कुपित होते थे तो सुषुम्ना चल जाती थी, उसके परिणाम स्वरूप वो श्राप होता था। कुल खेल सुषुम्ना का है, सारा खेल सुषुम्ना का है, और उसी को जगाने के लिए यहाँ लोग ये नहीं बताते हैं कि आखिरकार मेरे शरीर में क्या परिवर्तन होता है ग्रहण काल में। बताने की जरूरत ये है, और हमें साधने की जरूरत ये है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब गर्भावस्था में गर्भिणी स्त्रियों को इसका प्रभाव पड़ता है। सुषुम्ना नाड़ी में अगर उन्होंने शयन कर लिया, या टेढ़े हो गई, या कोई चीज कैंची से काट रही हैं, तो उसका गर्भस्थ शिशु पर हर एक्टिविटी का असर पड़ता है। तो इसलिए गर्भिणी महिलाओं को कहा जाता है कि गाय के गोबर से 7 बार पेट को आवेष्टित करना चाहिए, और उसके बाद में बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। इसलिए इस तरह के नियम कानून बनाए गए। और हम लगातार यही तो कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। और अब तो पंडित जी ने पूरा विस्तार पूर्वक बता दिया कि आखिर चंद्र ग्रहण का असर भारत में कब पड़ेगा और कैसे पड़ेगा। अब बारी आती है तुला राशि वालों की। इनको आज लगने वाले चंद्र ग्रहण से कितना सावधान रहना चाहिए? क्या ये ग्रहण इनकी खुशियों पर ग्रहण लगाएगा या फिर इनकी तरक्की के रास्ते खोल देगा? आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके एकादश भाव में चंद्र ग्रहण लगने वाला है। मान्यवर, कुंडली में आपका 11वां भाव आमदनी को, लाभ को, दोस्त को, बड़े भाई को, और लक्ष्य को, नेटवर्किंग को और मान सम्मान को दर्शाता है। चंद्र ग्रहण लगने से आमदनी में उतार चढ़ाव आ सकती है, भुगतान करने में देरी हो सकती है, दोस्तों के साथ रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, किसी पुराने दोस्त से फिर से मुलाकात हो सकती है, बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो योजनाएं फिर से बनानी होंगी, अपने सोशल सर्कल में कुछ बदलाव करने होंगे, उम्मीदें पूरी ना होने से मन परेशान हो सकता है, पैसों के लेन देन को लिखित प्रमाण जरूर रखें, किसी के साथ विवाद में ना पड़ें। और चंद्र ग्रहण में हो सके तो दुर्गा सप्तशती के कवच का कई बार पाठ करें। यदि आप दुर्गा सप्तशती के कवच का 5 बार पाठ कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जैसे कर्ण ने कवच कुंडल पहना था, उसी तरह से मां भगवती आपको कवच कुंडल पहना देंगी। न आप दुर्घटना से परेशान होंगे, न आप आपत्ति और विपत्ति से परेशान होंगे, और हर जगह आपकी रक्षा भगवती दुर्गा करेंगी। लेकिन ये आप आज ग्रहण काल में कर लीजिए। संस्कृत में पढ़ना है, और अगर नहीं पढ़ना आता संस्कृत में तो YouTube पे दिव्या कवचम लिख करके उसको चला देना, और उसी के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहना। इससे भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि कानों में शब्द जाएंगे, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। और अपने को ध्यानस्थ करने की कोशिश करना, आंख बंद करके भगवती दुर्गा का ध्यान करने की कोशिश करना। अगर आपको लगे कि आपका शरीर किसी रबड़ के रस्सी से बांध करके और 4 फीट ऊपर खींच दिया गया है, तो बस उसी आनंद में मस्त रहना, चिंता मत करना, फिर शरीर आपकी नीचे आ जाएगी। क्योंकि उस सुषुम्ना के प्रवाह में जब समाधि लगती है तो ऐसा होता है कि आदमी का आसन उठ गया है, तो उससे बहुत विचलित नहीं होना चाहिए, और सबको बताना नहीं चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो गया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी को बताना नहीं चाहिए। जैसे अगर देवता आपको स्वप्न में दर्शन दे तो किसी को नहीं बताना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब तुला के बाद बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों पर चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा? ये ग्रहण इनके करियर, नेचर और फ्यूचर पर कितना प्रभाव डालेगा? आइए जानते हैं।
आज वृश्चिक राशि के जातकों के 10वें भाव में चंद्र ग्रहण लगने वाला है भाई। कुंडली का 10वां भाव नौकरी, रोजगार, कारोबार, पद प्रतिष्ठा, सरकारी काम, जीवन की दिशा और आपके पिता भाव को प्रदर्शित करता है। आपके 10वें भाव में चंद्र ग्रहण लगने से करियर में अचानक बदलाव आ सकता है। आपको नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकता है। बार बार मन में नौकरी बदलने का विचार आएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी तरफ लोगों का नज़रिया बदलेगा। मेहनत का फल देरी से मिलेगा। आपको अपने अधिकार किसी से उलझना पड़ सकता है। लेकिन इस समय ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। क्रोध में आकर जल्दबाजी में ना ही नौकरी छोड़ें, ना ही नौकरी बदलें। चंद्रग्रहण के समय सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो ओम हंग हनुमताय नमः यही मंत्र 28 मिनट जप लो। अवंत में 3 बात मेरी याद कर लो, ये जरूर कहना। मन में ध्यान करो कि हनुमान जी सोने के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनके दोनों पैरों पर आपने कमल का फूल रख करके अपना माथा गिराया है और आप कह रहे हैं त्राइमाम त्राइमाम पाइमाम पाइमाम रक्षमाम रक्षमाम। हे हनुमान जी मेरी रक्षा करिए, हे हनुमान जी मेरी रक्षा करिए, मैं आपका शरणागत हूं। कर दीजिए। ये ग्रहण का रत्ती भर बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हनुमान जी की कृपा से सब एकदम मंगल ही मंगल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण धनु राशि वालों के लिए शुभ है या अशुभ? क्या ग्रहण के बाद इनके करियर में उछाल आएगा या परेशानियां बढ़ेंगी? आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों के तो भाग्य भाव पर ही ग्रहण लग रहा है। अब सीधी भाषा में अगर कोई कहे अरे इनके भाग्य पर ग्रहण लग गया है, तो बुरी बात तो है ना। और एक तो बेचारे धनु राशि वाले के ऊपर इस समय शनि की ढैया चल रही है, ऊपर से भाग्य भाव में ग्रहण लग रहा है, तो प्रॉब्लम तो है, ऐसा नहीं है। ज्योतिषीय गणना के आधार पर समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं है। कुंडली का 9वां भाव भाग्य का, धर्म का, अध्यात्म का, गुरु का, शिक्षा का, लंबी यात्रा का, कानूनी मामलों से जुड़ा है। 9वें भाव में ग्रहण लगने से आपका भाग्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। पिता या पिता समान किसी व्यक्ति से मतभेद हो सकता है। लंबी यात्राओं में कष्ट मिलने, रुकावट आने की संभावना होगी। उच्च शिक्षा से जुड़े फैसले लेने में दिक्कत हो सकती है। आप असमंजस में रहेंगे, लेकिन आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। किसी भी तरह के विवाद या बहस से दूरी बनाएं। चंद्र ग्रहण के समय आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कम से कम 2 पाठ तो होना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम कालचक्र के जरिए आपको बता रहे हैं कि चंद्र ग्रहण का आपका राशि अनुसार क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या ग्रहण के बाद इन्हें आर्थिक तंगी सताएगी? आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 8वें भाव पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कुंडली का 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं, आयु, सेहत, गुप्त धन, ससुराल पक्ष, शोध और रहस्य का भाव है। आपके 8वें भाव पर चंद्र ग्रहण लगने से अचानक खर्चे होंगे। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आएगा। सेहत को लेकर सावधानी बरतनी होगी। लोन या टैक्स के मामलों को हल्के में न लें। ससुराल पक्ष से रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं। आपकी सोच और आपके व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। इस समय जोखिम भरे निवेश से बचें। गाड़ी बहुत संभल कर चलाएं। चंद्रग्रहण के समय सुंदरकांड का मानसिक पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वालों की बात करें, इससे पहले एक कालचक्र की नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। अहमदाबाद से जानकी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। जानकी जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। जानकी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। और अंशु जी इस वक्त उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशु जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी, मैं बैंगलोर से अंशु गुप्ता बात कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम साक्षी गुप्ता है। उसका जन्म 4 तारीख की रात को 4/1/2002 12:50 का है जी, दिल्ली। जी जी, क्या जानना चाहती हो? उसकी वो अभी यूएसए में पढ़ाई, उसकी एमएस कंप्लीट हो गई है। उसकी मतलब कोई जॉब वगैरह नहीं लग रही है, बहुत परेशान है।
चिंता मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में उसे नौकरी मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और आपके पुत्री भाव का स्वामी सूर्य स्थिर राशि में बैठा हुआ है और उसके गमन स्थान का स्वामी मंगल भी स्थिर राशि में बैठा हुआ है। पढ़ने के लिए अगर केवल गई है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बसने के लिए वहाँ गई है तब तो गंदी बात है, क्योंकि प्रश्न के आधार पर स्थिर स्वदेश बहुभाग्ययुक्ता स्थिर ग्रह भूल धनान्वित, ऐसे लोग अपने देश में ज़्यादा सुखी रहते हैं और विदेश में ऐसे लोगों का जीवन काफ़ी संघर्ष और उतार चढ़ाव से भरा रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, कुंभ राशि वालों की बात करें उससे पहले एक महामंत्र आज के दिन आपसे जरूर जानना चाहेंगे, जो आज हर किसी को उसका जाप करना चाहिए चंद्र ग्रहण के समय। एक महामंत्र क्यों, जिसकी जिसमें रति हो। अगर आप सीताराम को मानते हो तो सीताराम कहिए, अगर आप राधा कृष्ण को मानते हैं तो राधा कृष्ण राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहिए, अगर आप भगवान शिव को मानते हैं ओम नमः शिवाय शिव शिव, अगर आप माँ जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति को मानते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ठीक है, अगर आप महालक्ष्मी को मानते हैं तो 2 अक्षर का मंत्र श्रीम श्रीम, अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो ओम हंग हनुमताय नमः, आप गणेश जी को मानते हैं तो ओम गंग गणपताय नमः। तो इस तरह से सब लोगों की देखो अलग अलग विचार है। एक ही परिवार में 4 लोग हैं तो चारों लोग एक ही भगवान के उपासक नहीं होते हैं, सबके कुंडली में उपासना और इष्ट अलग अलग होते हैं। पंचम भाव पर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है और या जो ग्रह होता है उसी तरह आदमी का रुझान जाता है, समझ रही हो ना। तो एक ही घर में अगर 10 सदस्य हैं तो 4 लोगों को मानने वाले होंगे, कोई दुर्गा का भक्त होगा तो कोई शिव का भक्त होगा, कोई राम का भक्त होगा, कोई कृष्ण का भक्त होगा। ये हो ही नहीं सकता कि सब एक ही के भक्त हों, ठीक है ना। मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय, जबकि चराचर जगत उसी ईश्वर का है। वही कृष्ण आपको दुर्गा बने हुए दिखाई देंगे, वही कृष्ण आपको राम बने हुए दिखाई देंगे, वही कृष्ण आपको हनुमान बने हुए दिखाई देंगे, वही शिव बने हुए दिखाई देंगे, वही काली बने हुए दिखाई देंगे। मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय, इस संसार में कुछ ऐसा है ही नहीं है जो उनके अलावा और कुछ हो, सारे रूपों में वही हैं। ठीक है, जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए कितनी मुश्किल परिस्थिति चंद्र ग्रहण की अब तक मालूम पड़ती थी, लेकिन पंडित जी ने किस तरीके से महामंत्र, बीज मंत्र और महा उपायों के जरिए उस स्थिति को सामान्य कर दिया। चलिए अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है? क्या ग्रहण के कारण इनका तनाव बढ़ेगा? क्या ग्रहण के कारण इनकी मुश्किलें बढ़ेगी? आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के 7वें भाव पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कुंडली का 7वां भाव विवाह, जीवन साथी, कारोबारी, साझेदारी, समाज में आपके रिश्ते, समझौते को दिखाता है। आपके 7वें भाव पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव होने से वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। जीवन साथी की सेहत कमजोर रहेगी या उनके व्यवहार में मामूली परिवर्तन आ सकता है। साझेदारों के साथ मतभेद होने की संभावना है। कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आ सकती है। कोई रिश्ता तय करने, डील करने या साझेदारी से जुड़े फैसले बहुत संभल कर लेना चाहिए। क्रोध या जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। बातचीत में पारदर्शिता रखें। चंद्र ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और कृष्ण चालीसा का पाठ करें या कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ करें। कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ भी आपके लिए लाभकारी होगा। जो लोग आज कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष का पाठ ग्रहण में करेंगे वो लोग निश्चित रूप से राधा कृष्ण के भक्ति का सहज लाभ प्राप्त करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और एक काल चक्र की नियमित दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अयोध्या से खुशबू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। खुशबू जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए सीधा। हाँ, हेलो। हाँ बोलो बेटा। मैं अपनी माँ के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का नाम सीता है और उनकी 4 महीने से दाईं आंख फड़क रही है बहुत।
ठीक है, वो बाई का रोग है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 3 बेलपत्र ले आओ, 3 पत्ते बेलपत्र के ले आओ, बीच वाला पत्ता उनके दाहिनी आंख पे चिपकाओ और 5 बार ओम नमः शिवाय करें और उसके बाद वो पत्ता ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दो। ये एक प्रकार के बाई का रोग है। अगर 3 बार आंख फड़क करके रुक जाए तो इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन अगर ये परमानेंट फड़क ही रही है तो एक तरह के बाई का रोग है। बेलपत्र लेकर के आंखों से चिपका करके 3 बार 5 बार ओम नमः शिवाय कह के पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के तीनों पत्ते रख देना चाहिए। ठीक है, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कालचक्र के जो कॉलर्स हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। हाजीपुर से इस वक्त सोनाली जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनाली जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से सीधा अपना सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी शादी के बारे में पूछना था। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 29/9/1999 है। जी। पंडित जी, आपसे मैं 2 बहन के बारे में पूछी थी तो आपने बताया था ना कि पूर्व दिशा में शादी होगा और उपाय भी बताया था, तो आसानी से लड़का ही मिल गया और पूर्व दिशा में भी शादी हो गई दोनों बहन का। हाँ। पंडित जी, मेरी दूसरी जो माँ है, पापा विकलांग है, मैं मेरा शादी करूँ मतलब आने वाला लड़का नहीं है। अरे 2 जून क्या करूँ कि मेरा शादी मतलब कौन सा दिशा में हो और अच्छा से हो जाए आसानी से। 2 जून के बाद और नवंबर दिसंबर तक तुम्हारी भी अच्छी शादी हो जाएगी और अच्छा घर बर मिलेगा। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अभी 2 जून के पहले कोई शादी या रिश्ता तय करने की जल्दबाजी मत करो बेटा, कुछ गलत डिसीजन हो जाएगा। 2 जून के बाद ऑटोमेटिक अपने आप से अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, विवाह हो जाएगा, सुखी जीवन रहेगा। अगर कुछ उपाय करना चाहती हो तो रोज सवेरे उठ करके सूरज को जल दिया करो और सूरज को जल देने के बाद 24 बार गायत्री मंत्र बोला करो। ये उपाय मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। जिंदगी भर अगर तुम इस उपाय को करती रहोगी तो रानी महारानी बन के राज करोगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण मीन राशि वालों को सुख देगा या दुख? क्या साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इनके लिए खुशियां लेकर आ रहा है? आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों के 6ठे भाव पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कुंडली का 6ठा भाव रोग का, सेहत का, कर्ज का, शत्रु का, प्रतिस्पर्धा का, नौकरी का, मामा का और कानूनी विवाद का स्थान है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। विरोधी आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड से भी आपको सावधान रहना चाहिए। लेन देन में सतर्क रहना चाहिए। आप पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचकर रहना होगा। सेहत को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा। गलत संगत के कारण आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। नियमित अपनी जांच कराएं। सेहत खराब है तो डॉक्टर से सलाह लें। कर्ज लेने से पहले 2 बार सोचें। चंद्र ग्रहण के समय किसी भी ग्रंथ का मानसिक पाठ भी आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम मौजूद रहेंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।